अरावली, ये नाम सुनते ही शायद जहन में सिर्फ पहाड़ों की तस्वीर आती हो, लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और आज यही प्राचीन पहाड़ विकास, पर्यावरण और कानून के बीच एक जबरदस्त बहस का केंद्र बन गए हैं। सोचिए जरा, एक तरफ है एक बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दबाव और दूसरी तरफ एक ऐसा कोर्ट केस जो पहाड़ी शब्द के मतलब पर ही सवालिया निशान लगा दे। उत्तर भारत की जो लाइफलाइन है ना, वो आज इन्हीं दो पार्टों के बीच फंसी हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये रेंज आखिर खतरे में क्यों है, ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, और कैसे पहाड़ की एक नई परिभाषा ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। और आखिर में हम जानेंगे कि इसे बचाने के लिए क्या रास्ता निकाला गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दोहरे खतरों की जो इस वक्त अरावली पर मंडरा रहे हैं। पहला खतरा तो सीधा सीधा विकास से जुड़ा है। हरियाणा सरकार दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की तैयारी में है। ये गुरुग्राम और नूह में करीब 10,000 एकड़ में फैला होगा। इसमें बड़ी बिल्लियों के बाड़े, एक बहुत बड़ा बर्ड पार्क और होटलों जैसी कई चीजें बनाने का प्लान है। और इसी के साथ साथ एक और दबाव बन रहा था, लेकिन यह दबाव जमीन पर नहीं बल्कि अदालत में था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही सीधा सा दिखने वाला सवाल था, आखिर एक अरावली पहाड़ी है क्या? इस एक सवाल का जवाब इस पूरे इलाके में माइनिंग और कंजर्वेशन का भविष्य तय करने वाला था। लेकिन इन खतरों को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अरावली हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर दांव पर लगा क्या है? देखिए, अरावली को सिर्फ एक जियोलॉजिकल फीचर समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में पूरे उत्तर भारत के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक हरी दीवार है। ये उस इलाके में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है जहां पानी की पहले से ही कमी है। ये नेशनल कैपिटल रीजन में एयर पोल्यूशन को कम करती है। और हां, ये अनगिनत जंगली जानवरों का घर भी है। और इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है, 3.6%। हरियाणा, जो अरावली का एक बहुत ही अहम राज्य है, वहां फॉरेस्ट कवर सिर्फ 3.6% है। ये राष्ट्रीय औसत से बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। और ये दिखाता है कि ये इलाका कितना नाजुक है। तो अब आते हैं इस मामले के बिल्कुल दिल पर, यानी उस कानूनी बदलाव पर जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। तो विवाद का केंद्र था ये नया नियम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को मानते हुए ये तय किया कि अब से किसी भी जमीन को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। तर्क ये दिया गया कि इससे परिभाषा में एक स्पष्टता और एक रूपता आएगी। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये बदलाव कितना बड़ा था। देखिए, पहले जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का तरीका था वो ढलान यानी स्लोप पर आधारित था, जिसे एक्टिविस्ट इकोसिस्टम के लिहाज से ज्यादा बेहतर मानते थे। लेकिन ये जो नया 100 मीटर का नियम आया वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ऊंचाई देखता है। सरकार ने कहा कि ये ज्यादा यूनिफॉर्म है, लेकिन कार्यकर्ताओं को डर था कि इस वजह से बहुत बड़े इलाके संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो जाहिर है अदालत के इस शुरुआती कदम के बाद एक तूफान सा आ गया। पर्यावरणविदों, राजनेताओं और आम लोगों की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता कितनी गहरी थी, वो इस एक बयान से साफ हो जाती है। अरावली बचाओ के संस्थापक सदस्य चंद्रमौली बसु ने कहा कि अगर अरावली खत्म हो गई तो पूरा एनसीआर रहने लायक नहीं बचेगा। ये अपने आप में दिखाता है कि दांव पर क्या लगा था। और फिर ये लड़ाई सिर्फ जमीनी नहीं रही, ये सोशल मीडिया पर भी आ गई। #सेव अरावली तेजी से ट्रेंड करने लगा और जो एक रीजनल मुद्दा लग रहा था वो देखते ही देखते एक नेशनल डिबेट बन गया। जल्द ही ये एक राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो गया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो माइनिंग लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए पहाड़ियों की परिभाषा बदल रही है। तो वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का लक्ष्य अवैध खनन को रोकना है, न कि कानूनी खनन को बढ़ावा देना। तो इस पूरे हो-हल्ले और बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और काफी बैलेंस्ड फैसला सुनाया। चलिए अब देखते हैं कि उस फैसले में क्या था और भविष्य के लिए उसके क्या मायने हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो 3 हिस्सों में था। पहला, अदालत ने कहा कि ठीक है, एक रूपता के लिए 100 मीटर की परिभाषा को मान लेते हैं। दूसरा, और ये बहुत जरूरी था, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक एक डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता तब तक कोई भी नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
और तीसरा, कोर्ट ने भविष्य की गतिविधियों को गाइड करने के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान बनाने का आदेश दिया। तो कुल मिलाकर ये फैसला एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश थी। अदालत ने एक तरफ कानूनी परिभाषा की जरूरत को माना तो दूसरी तरफ कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा के उपाय भी लागू किए। ये किसी एक पक्ष की सीधी सीधी जीत नहीं थी, बल्कि एक संतुलन साधने की कोशिश थी। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ एक कानूनी परिभाषा और एक मैनेजमेंट प्लान एक इतने पुराने और ज़रूरी इकोसिस्टम को आज के आधुनिक दबावों से सच में बचा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।